सर आपको फ्लू हो रहा है? हमेशा ही होता है, कब नहीं होता। हम्म, आपकी वॉइस से लग रहा था। कि मेरा जो घर है उसके सामने एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है और बहुत ही खतर कराची में आपको पता है ओवरऑल एक डस्टी वेदर है तो रहता है। जी सर, बिल्कुल। हमारे पास भी मौसम काफी हद तक चेंज हो गया है। हमारे पास भी अब रात को मतलब अच्छे हम्म। खासा जो जा रहा है नीचे की तरफ। हमारे पास कल रात को 20 डिग्री था। ओहो, ओके। और हमारे भी अब सब बीमार होना शुरू हो गए हैं घर में एक एक करके। अच्छा हाँ, मुझे मैं भूल गया था बारिश की। अच्छा। कितने डिग्री चल रहा है? ओह माय गॉड। उमर, शाम में कितने डिग्री था? वाओ। वो भी सऊदी अरब में। वो भी सऊदी अरब में। बड़ी बात है, चले। और सर हमारे यहाँ 20 से नीचे नहीं जा रहा। चलो भाई ये नोट डाउन कर लो सारा और मैं स्क्रीनशॉट सेंड करते जाता हूँ ग्रुप में। हॉक्स लॉ कीज नहीं है। हॉक्स लॉ एफिकस। हॉक्स लॉ एफिकस। जी बेटा। शायद तुम हो ना मीटिंग में। जी सर, बस मैं ही नोट डाउन कर रहा हूँ सारे होने वाले। हाँ, ज़्यादातर तो सर मुझे आते हैं, बस हुक्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट वगैरह ये थोड़े से ये सही देखने है। हैं। ठीक है। अब मैं ना आपको एक ओवरव्यू दूंगा पूरे सिलेबस का, यानी जनरल फिजिक्स का, कि पास पेपर के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि मेरे दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, तो इंशाल्लाह ताला वो भी टेस्ट में हमारे साथ हो जाए। ठीक है, और वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो उनको थोड़ा सा पुश मिल पेपर उठाओ, मिल के सॉल्व करो। मैं तो कहूँगा हर रोज के दो पास पेपर करो। एक P4 करो, एक P2 करो। इस तरह कर लो, आधा घंटा निकालो केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए, आधा घंटा एक घंटा मैथ्स के लिए। बहुत जबरदस्त हो जाएगा। उमर फ्री हो गया अपने कारी साहब से, उमर ग्रुप बनाओ, आ जाओ सारे। तो ये बेस्ट हो गया तुम लोगों के लिए। मैं तो अगर आ जाएँ तो मैं 8:30 के बाद, एक्चुअली 8:30 भी नहीं, 8 के बाद तो फ्री हूँ मैं। जबरदस्त जबरदस्त। अयान भी अवेलेबल होते हैं, उमर भी आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। शाहजेन, शाहजेन हो गया। अब्दुल रहीम, तुम भी अपनी अवेलेबिलिटी देख लेना, अगर कोई क्लासेस क्लास नहीं हो रही तो ज्वाइन करो सारे, और साथ में मिलके पास पेपर सॉल्व करो। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा मुझे उसी में ग्रुप पे सेंड कर दो, सर ये वाला क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा, मैं वॉइस पे इंशाल्लाह समझा दूंगा। ठीक है, ऑनलाइन होता हूँ, क्लासेस चल रही होती है। तो इस तरह से जो है ना, तो अगर तुम लोग चाहो तो आज पेपर्स उठा लो, दो पेपर्स में भेज देता हूँ ग्रुप में। ठीक है, और वहां से ये जनरल फिजिक्स और थर्मल फिजिक्स निपटा लो। शुरू की 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर चाहो तो आज आज विंटर 23 41 42 43 ये तीनों निपटा लो। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है फिर इंशाल्लाह कल, और इनमें से दो पेपर कर लो आज, और एक जो है वो मल्टीपल चॉइस का उठा लो। मल्टीपल चॉइस में हम आराम से 25 क्वेश्चंस कर सकते हैं, जितना भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, 25 नहीं तो 20 क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी और उसमें से आएगा ना, वेव्स में से लाइट वाइट का सारा, तो वो पढ़ाऊंगा मैं पहले। अभी पॉज किया हुआ सिलेबस, फिर आगे चलेंगे। डन है भाई, चलें आगे। ही हमारे पास पहला टॉपिक है मेजरमेंट्स का। मेजरमेंट्स के मैं नोट्स भेज दूंगा, उसमें गो थ्रू कर लेना, बहुत ईजी है, सब कुछ आसान है। सिंपल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, यूनिट्स कौन कौन से हैं, यूनिट्स की कन्वर्जन कैसे करनी है, ईजी है। ठीक है। अच्छा, आपके पास कुछ जो है ना प्रीफिक्सेस होती हैं, जैसे किलो, मेगा, गीगा और टेरा। ये आपने जब भी गिवन हो ना, इसको खोलना होगा। यानी अगर किलो पास्कल्स लिखा हुआ है तो उसको 10 की पावर 3 लिखना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किलो पास्कल है तो आप छोड़ दोगे, सॉल्विंग के दौरान आपने उसको एक्सपेंड करना होगा। यानी लेट्स सपोज दे हैव गिवन यू 25 megapascals as the pressure, so you're when you're going to plug in this value in the formula, you're not going to write 25, you're going to write 25 into 10 to the power 6. ठीक है, giga is g, it's 10 to the power 9, and is t, 10 to the power 12. ठीक है, इसके बरक्स नेगेटिव वाले जो हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, अब इसके बिल्कुल काउंटर में नेगेटिव वाले आ जाएंगे। सही है, नेगेटिव वाले कौन कौन से हो गए बेटा? सबसे छोटा मिली होता है,
मिली का सिंबल स्मॉल m होता है 10 to the power -3, फिर माइक्रो होता है, ठीक है। माइक्रो के सिंबल ये है, ठीक है, और ये 10 to the power -6 है। माइक्रो पूरा पूरा भी लिख के दे सकते हैं। माइक्रो के बाद फिर आपके पास आ जाएगा नैनो, और फिर आखिर में आ जाएगा पीको, ठीक है। नैनो का स्मॉल n होता है, पीको का स्मॉल p होता है। नैनो होता है 10 to the power -9, और ये होता है 10 to the power -12, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे और उसमें आ गया नैनो कूलम, ठीक है, 25 नैनो कूलम, तो आप लिखेंगे 25 into 10 to the power -9 कूलम। बात समझ आ रही है? सबको क्लियर है? जी सर क्लियर है। ओके, Yes, sir. एक सवाल कॉमनली रिपीट होता है कि यार आप डेंसिटी कैसे निकालोगे किसी चीज की जो इरेगुलर शेप्ड है। उसका हम वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड करते हैं। सबको पता है कि यार हम एक बीकर मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, उसमें पानी भरेंगे, पानी का वॉल्यूम नोट करेंगे, उसको V1 करेंगे, उसमें उस स्टोन को या रॉक को ड्रॉप करेंगे। पहले हम उस स्टोन का मास ले चुके होंगे क्योंकि मास और वॉल्यूम डेंसिटी होगा। फिर हम देखेंगे उसको कि उसका नेक्स्ट वॉल्यूम क्या हुआ, दोनों वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, स्टोन का वॉल्यूम आ जाएगा, मास और वॉल्यूम करेंगे, डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। ये मेरे सारे बच्चों को आता है। 4 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए आपको लिखना आना चाहिए। अगर जी हमारे सर, पास वो भी सेपरेट डेंसिटी के अलावा वॉल्यूम का भी आ जाता है, कोई इरेगुलर एग्जैक्टली आपको उन्होंने कहा कि पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। आप कहोगे कि यार पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर मैं एक वाइब्रेशन के निकालूंगा तो उसमें ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर आ जाएगा, तो मैं मल्टीपल ले लूंगा, मैं 10 ले लूंगा, 20 ऑसिलेशंस ले लूंगा, स्टॉप वॉच में मैं उसका टाइम रिकॉर्ड करूंगा, फिर जितना टाइम है उसको नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड करूंगा तो एक का आ जाएगा, और फिर मैं इस एक्सपेरिमेंट को 2-3 बार रिपीट करूंगा ताकि मेरे पास एरर जो है वो रिमूव हो जाए और मेरे पास एक अच्छी सी मीन वैल्यू आ जाए। आगे बात समझ में? जी सर आ गई। जी ओके, आपके पास एक स्टैक ऑफ पेपर है, शीट है, उसमें काफी सारी शीट्स हैं। एक शीट की मुझे जो है वो मेजरमेंट चाहिए, थिकनेस चाहिए। बहुत मुश्किल होगी एक शीट की करेक्टली निकालने की। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक द स्टैक ऑफ द पाइल ऑफ शीट, लेट्स से 50 or 100, आई नो द नंबर ऑफ शीट्स इन दैट। आई एम गोइंग टू टेक अ रूलर, place the ruler vertically and measure the height of the pile. Once I do know the height of the pile, I'm going to divide it by the number of sheets. That is going to give me the average thickness of a sheet of paper. Is that clear? यस सर। ठीक है। आपने स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है एयर के अंदर। स्पीड ऑफ साउंड के अंदर आप एक बच्चा यहाँ खड़ा करोगे, एक बच्चा वहां खड़ा करोगे, फ्लैश गन होगा, फायर करेगा, लाइट निकलेगी, दूसरा बच्चा वहां पे स्टॉप वॉच ऑन करेगा, ठीक है। दोनों के दरमियान डिस्टेंस हम मेजर कर चुके होंगे। स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। जितना टाइम वो लेगा आवाज सुनने में और स्टॉप वॉच को बंद कर देगा, पहले वो लाइट देखेगा और उसके बाद जब आवाज आएगी स्टॉप वॉच को बंद करेगा। तो ये जो हमारे पास टाइम होगा ये उसका टाइम हो गया जो साउंड ने लिया। उसके दूसरे पॉइंट तक आने के लिए डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम करेंगे, स्पीड आ जाएगी। इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे ताकि हर एक्सपेरिमेंट में ये जरूर लिखना रिपीट a few more times to reduce error, ठीक है। ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर या फिर जी सही है। ए लेवल्स के अंदर इंशाल्लाह ये बार बार करोगे तो ये चीजें आ गई। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारे पास टॉपिक। अच्छा जी, तो ये सिंपल है। डेंसिटी का टॉपिक जो है डेंसिटी मास और वॉल्यूम है, और ये याद रखना है कि दो ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी में डिफरेंस होगा तो फ्लोट और सिंक का कॉन्सेप्ट आएगा। जो मोर डेंस होगा वो नीचे जाएगा, जो लेस डेंस होगा वो फ्लोट करेगा। आपके पास सवाल आता है कि कोई चीज ऐसी है कि वो ओवर, आपने कहा अगर लो डेंस होगा तो नीचे जाएगा, अगर लेस डेंस होगा तो ऊपर आ जाएगा। अरे भाई मोर डेंस होगा, लेस डेंस और लो डेंस तो एक ही बात हो गई ना। जी सर मैं भी वही कह रहा था। मोर डेंस, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है बता अभी आप समझे, आप जो है ना क्रैश कोर्स में बैठे हैं, कल आपका पेपर है IGCSE का 642, ठीक है। बस एग्जैक्टली उसी तरह कान खोल के फोकस बैठना है, सही है। और अब हमारे पास क्या है, वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जो जिसकी डेंसिटी कम है मगर स्टिल वो जो है वो जो है दूसरा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट स्टील का बना हुआ है, वो पानी के ऊपर कैसे फ्लोट कर रहा है, भाई स्टील तो ज्यादा डेंस है। तो आप कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर वॉइड्स हैं, एयर गैप्स हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की ओवरऑल जो डेंसिटी होगी वो वाटर की डेंसिटी से कम हो जाएगी। ओनली देन इट्स गोइंग टू फ्लोट ऑन दैट, ठीक है। शिप में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, ठीक है, शिप के ऊपर कार्गो रखा होता है, तो उस पूरे शिप का ओवरऑल डेंसिटी लूंगा ना तो फिर वो वाटर की डेंसिटी से कम हो जाएगी, ठीक है। बात समझ आ गई? जी सर समझ में आ गई। काइनेमेटिक्स के अंदर हमारे, ठीक है, काइनेमेटिक्स के अंदर फॉर्मूला है A = V - U / T, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला है। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन नहीं होगी। डिस्टेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान का फासला, और डिस्प्लेसमेंट होता है, अच्छा अब देखो ये दो पॉइंट्स है A और B, ये आप यूं गए यूं गए और ये गए, तीन अलग अलग डिस्टेंसेस आपको नजर आ रहे हैं। इसमें डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा यार? सर सर A स्ट्रेट to B लाइन, बीच वाला है। स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है।
इसके अंदर फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यार हमारे पास जो है स्केलर्स और वेक्टर्स होते हैं। स्केलर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। मैं अगर कहूँ जाओ तो आप मुझसे पूछेंगे कहाँ जाऊँ। अगर अगर मैं पूछूंगा टाइम बताओ तो आप ये नहीं कहेंगे सर मैं घड़ी में क्लॉकवाइज देखूं या एंटी क्लॉकवाइज देखूं। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं कि जिनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, मगर वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, इस तरह से फोर्स है, मोमेंट है, मोमेंटम है, इन सबको जो है डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वो आपको पूछेंगे डिफाइन स्केलर्स एंड वेक्टर्स और कहेंगे दो दो एग्जांपल्स दे दो, कहेंगे इसमें से एग्जांपल्स में से आप सर्कल कर लो कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है, तो ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। कोई मसला तो नहीं है? नो सर। ओके जी, ऑल राइट। कहीं लगे कि सर बहुत तेज जा रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा पॉज डाउन कर देना, क्योंकि अभी मैं लिटरली उसी मोड पे चल रहा हूँ जिसमें मैं पेपर वाले दिनों में करवाता हूँ, ताकि तुम लोग की अच्छी सी तैयारी हो जाए। उसके बाद अच्छा, उसके बाद जो है फिर हमारे पास जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। अच्छा, इसका आप लोगों ने इसको आप आपस में बैठ के ना रिकॉल करना है, ठीक है? सही है। सही है उमर सर। को बहुत अच्छी तरह से पता होगा। उमर, तकरार जो होती है, गिरदान होती है ना, वो वाली चीजें करनी है। एग्जैक्टली सही है। तो वो बेस्ट है यार, वो बेस्ट तरीका है रिकैप करने का चीजों को, ठीक है? तो कोई एक क्लास लीडर हो जाए और वो जो है अपने दोस्तों को कराए, बेहतरीन हो जाएगा। सारे उसमें पार्टिसिपेट करें, मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो इसी नोट्स को जो है गो थ्रू कर लेना, फॉलो कर लेना, और मैं अभी करा देता हूँ इसको, मगर रिकैप करना है, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारा काम हुआ है और हमें नए कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। सारे नोट्स वो सब कंपाइल्ड है और वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के पूरे पास पेपर्स को मद्देनजर रख के ही बनाए गए। तो इंशाल्लाह ताला यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड इफ यू गो थ्रू देम, ठीक है? दीज नोट्स आर ऑल एक्सेसिबल टू माय स्टूडेंट्स, यू कैन इजीली जस्ट गो देयर और इसको कर सकते हो। कुछ बारीक बारीक बातें हैं जो आपसे पास पेपर्स के अंदर तंग करवाते हैं कि किस तरह करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लास में साथ के अलावा, साथ ने पॉज दिया है अभी थोड़ा सा, एक हफ्ते का, क्योंकि साथ का एग्जाम हो गया फिजिक्स का, तो वो शायद नेक्स्ट टाइम में हमें ज्वाइन करे। वैसे भी वो छोटा है, उसको मैंने बहुत ज्यादा आगे का पढ़ा दिया है। वो उसका पेपर आया मेजरमेंट्स में से, ठीक है? डिस्टेंस, टाइम, एसआई यूनिट्स, कन्वर्जन, इसमें से आए। उसको मैंने थर्मल फिजिक्स तक पहुंचा दिए। थर्मल फिजिक्स उसने अगले साल जाके पढ़ना है, ठीक है? तो इस वजह से वो बच्चा भी वो पढ़ भी रहे, वो पढ़ भी रहे। यही तो बात है कि अगर वो एग्जैक्टली exactly, तो वो ऐसा नहीं है कि क्लास में वो ना वो देख रहा है, वो माशाल्लाह वो चल रहा है साथ साथ। हाँ, तो शायद उसने उसी वजह से बैकअप लिया कि मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ना रिवर्स गियर लगा देता हूँ। ठीक है बेटा, आप रहो अपनी जगह पे। चलो, तो अगर अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि उसको आता है अच्छा और वो अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, जस्ट टेक हिम इन द लूप, ठीक है? और उसको साथ ले लेना, बड़ा जबरदस्त हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो मुझे बहुत ज्यादा इस बात की खुशी है कि माशाल्लाह तुम लोगों ने इस तरह से आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है अपनी सेल्फ रिवीजन शुरू कर दिए और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा पेपर्स के में, ठीक है? अच्छा मेरे बच्चों, ये हमारे पास जो है ये ग्राफ्स हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और स्पीड टाइम ग्राफ्स हैं। ये आपके इकोनॉमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो हमें ये ड्रॉ करना आना चाहिए, इसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए और इसमें से वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए। हम लोगों ने मैथ्स के अंदर कल ही पढ़ा है ग्रेडियंट निकालना। हमें ग्रेडियंट आता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है? और हमें ये भी पता है कि अगर वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसका ग्रेडियंट नहीं होगा। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ 4 है, ठीक है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब्दुल रहीम कितने डिस्टेंस टाइम ग्राफ से? 4। 4 है, ठीक है? देयर 4 डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, लेट मी ड्रॉ देम, ओके? लाइक इसको ना थोड़ा सा नोट्स में से समझना मुश्किल होता है, तो मैं फ्रेश ड्रॉ कर दूंगा तो मेरे बच्चों को अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है? अच्छा अब्दुल रहीम, तुमने मैथ्स में ग्रेडियंट का पता है? राइज ओवर रन, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, जी जी। ठीक है? तो अब ये 4 मेरे पास जो ग्राफ्स है ना, अच्छा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है उसकी इंटरप्रिटेशन होती है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है? यानी कि अगर मैं कहूंगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को आपने एक्सप्लेन करना है, तो जिन टर्म्स में आप एक्सप्लेन करोगे वो वेलोसिटी या स्पीड होगी, सही है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो बात करते हैं स्पीड की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ कुछ भी नहीं देता, इसका जो ग्रेडियंट है वो मुझे देगा वेलोसिटी, ठीक है? ग्रेडियंट देता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग होगी, कांस्टेंट होगी, जो भी होगी हम देख लेते हैं। 4 हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स होते हैं। नंबर 1, सॉरी मैं वेलोसिटी होता है वो, नंबर 1, नंबर 2, अच्छा एक और भी है नंबर 3, ये भी करते हैं जरा, ये मैंने तुम लोगों को पढ़ाया नहीं था। नंबर 3, नंबर 4, ये पढ़ा देता हूँ यार ताकि
तुम लोग समझ आ जाए। और नंबर 5 ये ना नोट्स में ये वाला ऐड कर लेना, जो नंबर 3 है ना, ये वाला मैंने नहीं करवाया था। अच्छा भाई, these all are the distance time graphs. The gradient of the distance time graph is going to tell you about, if this is displacement time graph, so that tells you about velocity. If it's distance time graph, tells you about speed. IGCSE में अभी हम ये कंसिडर करते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज़ है, इसमें कोई खास फर्क नहीं है, मगर ए लेवल्स में ये बिल्कुल एंटायरली अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, पहले ग्राफ में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो है टाइम बढ़ता जा रहा है, मगर डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है। दूसरे वाले ग्राफ में हमारे पास ग्रेडियंट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब कि कॉन्स्टेंट स्पीड है, ठीक है, कॉन्स्टेंट स्पीड है। क्यों? क्योंकि इसका ग्रेडियंट कॉन्स्टेंट है, ठीक है, कॉन्स्टेंट स्पीड है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन नहीं हो रही, जीरो। एक्सेलरेशन उस वक्त होती है जब किसी चीज की स्पीड चेंज होती है। ये जो ग्राफ है ना, ये वाला, ये जो ग्राफ है, अब इसमें देखो भाई डिस्टेंस डिक्रीज कब होता है, ये ग्राफ है रिटर्न जर्नी का। बात समझ आ रही है? जी सर। ये रिटर्न जर्नी है कि एक बच्चा जो था वो अपने घर से चला, स्टेशन पहुंचा, स्टेशन पे बैठ के उसने चाय पी, फिर वापस आ गया, ठीक है। तो ये स्टेशन जाना, ये स्टेशन से वापस आना, सही है, ठीक है। तो ये आपके पास, ठीक है, तो डिस्टेंस कम होता रहा और नहीं रीच बैक, तो ये आपके पास एमसीक्यूज के अंदर ये क्वेश्चन पॉसिबली आ सकता है। अब हमारे पास कर्व्स आ गए यार, कर्व जो है ना, कर्व थोड़ा तंग करते हैं। अब इसका ग्रेडियंट तो निकालना आसान था, y2 minus y1 over x2 minus x1, you're just going to choose two values, ठीक है, and you're going to find it, ठीक है। अब हमें अगर उन्होंने बता दिया कि भाई हमारे पास कर्व है, तो कर्व में ना हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ पेपर में कैसे करेंगे, आपको वो एक पॉइंट बता देंगे, इस टाइम पे डिस्टेंस की वैल्यू, इस टाइम पे ग्रेडियंट निकालो, तो आप उस टाइम पे जाओगे, वहां पे पॉइंट करोगे, वहां पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से, ठीक है, ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी। अब उस लाइन के ऊपर आपकी मर्जी है, आप 2 पॉइंट चूज कर लो, ठीक है। एक के अंदर ट्राइंगल मेथड भी होता है कि आप यूं करके ट्राइंगल बनाते हो, और उस ट्राइंगल के 2 पॉइंट चूज कर लो, तो इसको x1 y1 के दो, उसको x2 y2 के दो, एंड फाइंड, ठीक है। यहाँ पर भी जो आप ग्रेडियंट लोगे तो ट्राइंगल बनाना होता है आपने, एक इस तरह से ट्राइंगल बनाओगे बड़ा सा, कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लो, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है। ट्राइंगल यहाँ पे ले लिया तो ये 2 पॉइंट्स आ गए, तो ट्राइंगल शो करना होता है, सही है। अब यार, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आपके पास ये जो कर्व है, तो इस कर्व के अंदर जो है भाई ये ग्रेड स्टीपनेस कम हो रही है ना, ठीक है। तो ये आपसे पूछ देंगे हाउ द ग्राफ शोज दैट द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तो आप कहेंगे इट्स गेटिंग लेस स्टीप, स्टीपनेस इज डिक्रीजिंग। तो व्हेन द स्टीपनेस इज डिक्रीजिंग, दैट मींस दिस इज बेसिकली अ ग्राफ व्हिच टेल्स द डिक्रीजिंग वेलोसिटी। मेक सेंस शाहज़ैन, समझ आ रहा है? यस सर। तो मैं अभी स्पीड का वर्ड यूज कर रहा हूँ, वेलोसिटी भी वही है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर स्पीड भी क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक ही बात है अभी फिलहाल। क्यों? क्योंकि आपके पास ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, स्टीपनेस लो हो रही है। अब ये ग्राफ आप बनाने के लिए आएंगे तो सही से बनाना, बिल्कुल ठीक है। स्टीपनेस लेस होते जा रही है, और ये बेसिकली हो रही है डिसेलरेशन, कि भाई स्पीड कम हो रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर डिसेलरेशन शो करनी हो तो ऐसे शो करेंगे, और आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये आपके पास स्टीपनेस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, स्टीपनेस बढ़ रही है, इसका मतलब वेलोसिटी या स्पीड बढ़ रही है, और जब स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब कि हमारे पास एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है। So these are the 4 distance time graphs. I hope it's quite clear to you guys. जी सर। ठीक है, कोई बात समझना है पूछते रहना। अब ये तो हो गया हमारे पास, इसके अंदर एक छोटा सा सवाल जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, वो क्या करता है यार, आपको उन्होंने डिस्टेंस टाइम की कैलिब्रेशन दे दी, पैड की बैटरी खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में, एनीवेज ओके। अब उन्होंने कहा कि यार आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी जो है वो लेट्स सपोज 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी। आप इसको जरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे बना के देखो, सही। और जर्नी जो है, जर्नी पूरे 5 सेकेंड्स तक गई है, या इसको कह देते हैं 10 सेकेंड्स तक गई है, ठीक है। अब ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा, हम नीचे जरा कर लेते हैं कैलिब्रेशन इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है।
और लेट्स से दिस इज 2 and this is 4 and this is 6 and this is 8 and that is 10 and this is 12. ठीक है, उन्होंने कहा कि कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब कि भाई ग्राफ यहीं से उठाना है, ठीक है, और ग्राफ को गिराना है हमने यहाँ तक। अब अगर मैं ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाऊं, यानी वेलोसिटी होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये सबको बात समझ आती है? तो तो रेस्ट का Yes. मतलब तो ये हो गया कि यार आपके पास ये जो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं ये तो 0 0 है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपको ये वाला भी पता है कि मुझे पूरा 10 तक खींचना है, मैंने y पे कहाँ रोकना है ये निकालना है मैंने, ठीक है। तो ये v20 आ गया, ठीक है, सही है। y2 मुझे नहीं पता, ये 0 हो गया। x2 जो है वो पूरा 10 हो गया एंड x1 इज 0, ठीक है। आर यू गाइस गेटिंग दिस और नॉट? ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, इसको 30 तक ले जाते हैं। 5 10 15 20 25 30। ये बात सबको समझ आ रही है ना कि यहाँ पे मेरे पास y2 की वैल्यू जो है वो नहीं पता। x1 एंड y1 आर दीज 2 पॉइंट्स बिकॉज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। आपके पास x2 की वैल्यू जो है वो 10 हो गई क्योंकि मुझे जर्नी उसने कहा पूरे 10 सेकेंड्स तक वो आगे गया, ठीक है। सो आई हैव फाउंड हियर दैट आई हैव टू पुट माय ग्राफ टिल हियर, ठीक है। अब इस ग्राफ का मैं ग्रेडियंट निकालता हूँ एंड लेट्स सी वेदर वी आर गेटिंग इट और नॉट। तो सपोज ये पॉइंट हो गया 5 और 15, ठीक है। तो ये हो गया 5 और 15, सही है। और ये पॉइंट हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने इक्वली मार्क किया है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे 5 10 15 20। ये कितना हो गया 10, 30। चलो ग्रेडियंट निकालो जरा, क्या आ रहा है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। सो दिस इज 15 ओवर 5। ये तो 3 आ रहा है, कोई गड़बड़ हो रही है। देखो देखो यार गड़बड़ कहाँ हो रही है, y2 माइनस y1, y2 निकालना है, y1 0 है, x2 10 माइनस x1, तो y2 की वैल्यू, अल्लाह अकबर, 20 टेंसर 30 थोड़ी होगा, 20 टेंसर कितना होगा, 200 होगा ना, 200 होगा ना, हाँ ये वैसे गलती हो गई, ठीक है। तो ये इस तरह से करना है, ठीक है। अब इसको और छोटा कर देते हैं, लेट्स सपोज इसको हम 50-50 कर लेते हैं, ठीक है सर बेटा। सर हाँ मुझे इस वाले ग्राफ में कंफ्यूजन आ रही है। एक मिनट, 25 उसको 25 25 कर देते हैं, 25 50 75 100 125 150 175 200। अच्छा भाई देखो इसमें करना क्या है अयान, कि उन्होंने तुम्हें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है और वो कह रहे हैं कि तुम इसको उस पर प्लॉट करके दिखाओ जब तुम्हारे पास वेलोसिटी 20 है, ठीक है। अब देखो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ये पता है मुझे कि पहला पॉइंट जो है वो 0 0 हो गया और ग्राफ को मैंने खींचना है पूरा 10 तक लेके जाना है, यानी 10 सेकंड्स तक, मगर वर्टिकल में कहाँ तक लेके जाना है वो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं जरा यहाँ पे फॉर्मूला प्लग इन करूंगा। तो वेलोसिटी जो है मेरे पास वो हो जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ऐसे ही है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वेलोसिटी होगी। जी सर। तो अब ये जी। 20 हो गया, ठीक है। और y2 की वैल्यू मुझे नहीं पता, y1 0 है, x2 की वैल्यू 10 है क्योंकि ग्राफ को खींचने पूरे पूरे जर्नी तक खींचने, ठीक है। अच्छा और उसके बाद जो है और x1 की वैल्यू भी 0 हो गई, तो ये 200 हो गया, ठीक है। 10 12 20 तो 200, यहाँ पे आप यहाँ तक खींच लिया ग्राफ को, ये आपको ग्राफ बन गया, ठीक है। ठीक है सर। इसमें एक और चीज होती है, वो आपसे पूछ सकते हैं एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालनी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। तो मेरे बच्चों एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, ठीक है। तो आपने जहाँ पे एक ग्राफ खत्म हो रहा है वो वाला डिस्टेंस देना है, वो वाला टाइम देना है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लो, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ये है एवरेज स्पीड, ठीक है। ग्राफ से आ जाएगा आराम से। सर तो 200 डिवाइड बाय 10। 10 एग्जैक्टली, इन दिस केस 200 डिवाइड बाय 10 तो 20 हो गई मीटर पर सेकंड।
ठीक है, ये हमारी हो गई एवरेज स्पीड। काइनेमेटिक्स में कुछ डिटेल्स नहीं यार, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ 6 टाइप्स के होते हैं, उनको भी देख लो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पहला वाला जो है पहला वाला रेस्ट पे, दूसरा वाला है कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन नहीं हो रही। ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये बात समझ आ रही है, क्योंकि ये है यूनिफॉर्म ग्रेडियंट, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, ये बात समझ आती है, क्योंकि आप इसका ग्रेडियंट हर पॉइंट पे ग्रेडियंट सेम है, और वेलोसिटी टाइम का ग्रेडियंट आपको बताता है अबाउट द एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम का ग्रेडियंट बताता है अबाउट एक्सेलरेशन। ये है यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, ठीक है। ये है, देखो अब यहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो कम हो रहा है, तो ये है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यानी बात हो रही है वीटी ग्राफ की, मगर उसको इंटरप्रेट करना है इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, यानी हम इसको नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन भी कह सकते हैं। सबको समझ आ रहा है? जी सर। जी। और ये वाला हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। ये शेप्स याद होने चाहिए मेरे बच्चों, ठीक है। अच्छा, अच्छा उन्होंने कहा कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, मूव विद कांस्टेंट acceleration, then move with constant velocity, and then with greater constant acceleration. अब हमें इसको ग्राफ पे बना के दिखाना है, ठीक है। अब आपने देखा भाई, इसमें टाइम देंगे कि इस टाइम से इस टाइम तक, इस टाइम से इस टाइम तक, इस टाइम से इस टाइम तक, ठीक है। अब हमने वीटी पे इसको शो करना है। पहला सेगमेंट है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, ग्राफ शुरू करेंगे, एंड देन मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब लेट्स सपोज उन्होंने कहते हैं फॉर 10 सेकंड्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये हो गया, ठीक है। फिर देन इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये हो गया। अब कह रहे हैं ग्रेटर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि इससे बड़ी एक्सेलरेशन, तो इसमें मतलब ग्राफ की स्टीपनेस और बढ़ानी है, ठीक है। ये बात समझ आई? जी सर। ये जी। नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ठीक है। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गई, क्योंकि ग्रेडियंट हर पॉइंट पे सेम, ठीक है। ये है कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन नहीं हो रही, और ये है ग्रेटर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आप देख दोनों के ग्राफ्स के स्टीपनेस में कितना फर्क आ रहा है, सही है। अच्छा, मैं जाऊंगा नमाज के लिए, आप लोग ये सारा डिस्कस करें आपस में, ठीक है। और मैंने आई थिंक ये शेयर किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो मैं कर देता हूँ ग्रुप में। टर्मिनल वेलोसिटी का पैराग्राफ पूरा याद होना चाहिए, और ये समझा दो एक दूसरे को, ये अंडर द ग्राफ कॉन्सेप्ट दे देना, और जिसको भी आता है उमर आप बता दो, ठीक है। थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस, टर्मिनल वेलोसिटी का पूरा बताना है, सही है। मैंने बहुत सारा पढ़ा है भाई ये वाला। टर्मिनल वेलोसिटी क्लास को एक्सप्लेन कर दो, कंफ्यूजन होगी तो मैं इंशाल्लाह आके करवा दूंगा। चलिए जी, ग्रुप पे आ गए, ठीक है।
सारे दोस्त मिलकर इसको जरा गो थ्रू कर लो, पूरे शुरू से देख लो। 10 मिनट्स में मैं इंशाल्लाह आ जाऊंगा। मीनवाइल आप जो है टर्मिनल वेलोसिटी को देख लेना जरा कि जब कोई चीज फ्री फॉल में होती है तो उसके साथ क्या होता है। हाँ, हेलो उमर। हेलो। हमें डिस्कशन करना है। ठीक है शाहजैन। शाहजैन। बस ठीक है। बस टर्मिनल वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट था अंडर द ग्राफ वाला वो क्या था? उमर। ठीक है कर लो आराम से, नो प्रॉब्लम। अच्छा हाँ कह रही थी कि वो स्कूल में की दोस्तें हैं बस वो ये हेलो। हाँ जी भाई। हुआ कुछ भी नहीं, सर ने कहा ना डिस्कशन करो। क्या डिस्कशन करना है? डिस्कशन किस चीज पे टर्मिनल करना है? वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी। ये तकलीफ वगैरह नहीं है इतनी हाइकिंग करते हैं वो नहीं टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली उसका जो अंडर द ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट है ना उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा है। चलो। यस। यस। मुझे भी नहीं दिख रही। बस पीडीएफ खोल लो ना। मुझे क्या मतलब हमें यार ये जो इसमें भी सर ने कहा था कि नोट्स अवेलेबल हैं सारे, वो कहाँ अवेलेबल है? सारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। काइनेमैटिक्स का पीडीएफ ये रहा।
उनको ऐड कर दो, उनको ऐड कर दोगे ना, तब दोनों का सेपरेट एरिया ले लेंगे। जब वो नीचे आते हैं उसकी स्पीड बढ़ रही होती है क्योंकि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू 9.8 है उससे नीचे आ रहा होता है। तो ये एक्सेलरेशन हो रही है, एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे ये नीचे आता जा रहा है, अब क्या हुआ, एक फोर्स लगने शुरू हुई जिसने उसको रोकने की कोशिश करनी है। वो फोर्स बढ़ते बढ़ते खुद को वेट के बराबर सर कर देती है। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओहो, ये पहले बतानी थी ना, इतना इतना बड़ा मसला हो गया यार। सॉरी सर। अब क्या होगा, अब तो मैंने पूरा बोर्ड भर दिया था, वापस करूं काम सर सारा? अब सर हम क्या करें? नहीं हम नहीं, जिसने आखिर में बताया उसकी गलती है। सर आई एम सो सॉरी। और सर जिन्होंने Okay. बताया नहीं क्या उनका? वो बच जाते, वो बच जाते। ओके सर। ये आपको लाइफ के टिप्स बता रहे हैं हम, सही है? यस सर। Be the observer. So when you have dropped something under the action of gravity, that अब इसको लिखते हैं 4 मार्क के लिए आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस को बताना है। तो when an object is dropped under the action of gravity, the only force acting on it initially, the force acting on it is weight. Okay, the object falls down, accelerates, speed increases. When it's falling down and the speed increases, then air resistance starts acting on it. Air resistance is a self-adjusting force, means it's going to increase until air resistance and weight are equal. So when the object is having an equal upward and downward force, that means the forces have balanced out each other and there is no resultant force. देखो, फोर्स ना होना और रिजल्टेंट फोर्स ना होने में फर्क है। रिजल्टेंट फोर्स ना होने का मतलब यह है कि कोई बड़ी फोर्स नहीं है, दोनों बराबर है, ठीक है, कि अगर ये 30 न्यूटन है तो वो भी 30 न्यूटन है, बराबर हो गई। तो ऑब्जेक्ट जो है, अब उसमें जब आपके पास रिजल्टेंट फोर्स नहीं होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगी, यानी कि वो एक ही स्पीड के साथ नीचे आके गिरेगा और उस कांस्टेंट स्पीड को कहते हैं, तो कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ यूं बनता है, कुछ वीडियोस नहीं, 2 वीडियोस मैंने दिखाई थी क्लास में, वो शेयर कर दूंगा लिंक्स, तो आप लोग देख लेना उसको। टर्मिनल वेलोसिटी ग्राफ यूं बनता है। यहाँ पे अगर वो पूछें कि भाई एक्सीलरेशन की वैल्यू बताओ, तो बाहर तो नजर आ रहा है कि 0 है ना, बाहर तो नजर आ रहा है 0 है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, मगर यहाँ पे एक्सीलरेशन मैक्स है, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ओवर हियर इज 9.8, ठीक है। This acceleration keeps on decreasing until there is no acceleration and becomes a horizontal line, and we can say that terminal velocity has been reached. This whole concept of terminal velocity is when there is air resistance. If something is dropped in vacuum, this thing does not happen. Okay? So the ball is going to fall down with the same acceleration due to gravity, that is 9.8. Okay? So for that, we are going to have a graph which is going to be like this. Okay? ठीक है सर। सही है? ठीक है। अच्छा जी। अच्छा सर, वो वाला जो आपने कभी क्वेश्चन बोला था थोड़ी देर पहले कि डिस्क्राइब टेल इन टर्म्स ऑफ फोर्स, फोर्सेस जी, जी, तो उसके तो अंदर ये हमें जो मैंने, मेंशन करनी है, हाँ ये सारा लिखना है, ये जो मैंने टर्मिनल वेलोसिटी का सारा बताया हुआ है ना, ये पूरा पैराग्राफ उठा के लिख दूंगा इसके। सर जो आपने अभी बताया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन द ओनली फोर्स वर्किंग ऑन इट इज वेट एंड एयर रेजिस्टेंस, और ये सारी चीजें पॉइंट्स सारे उसमें ऐड कर दो। एग्जैक्ट, ठीक है, ठीक है सर। सही हो गया। सही है। आफ्टर दिस हमारे पास क्या है, ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी का, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है मोशन का, और इसके जो है आपको पास पेपर्स करने हैं, फिजिक्स एंड मैथ्स ट्यूटर के ऊपर चले जाओ, काइनेटिक्स लिखो और बस उसके जो है पास पेपर डाउनलोड करो, शुरू हो जाओ, ठीक है। वहां पे एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे और आपके पास टॉपिकल पेपर्स सिर्फ पीएमटी पे, रूफ के ऊपर फिर एयरलीज होंगे, ठीक है, एयरलीज होंगे। अच्छा मैं एयरलीज, कल से शुरू कर देंगे। हाँ ठीक है भाई, आप लोगों ने करना ये है कि ठीक है, ये हो गया। अब मैं पेपर्स बता देता हूँ कौन कौन से 2023 के सारे वेरिएंट्स करो। 2023 समर, विंटर, फेब, मार्च, ठीक है।
समर के 3 होंगे, विंटर के 3 होंगे, फिर मार्च का 1 होगा। 2022 पे चले जाओ इसी तरह, और 2021 पे नहीं ईयरलीज, ईयरलीज में देख लो जो टॉपिक तुमने करे हुए, ठीक है, उसके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो करते चले जाओ। सही है। सर मैंने विंटर के कर लिए सारे, अभी समर्स के भी होने वाले हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो मोशन का टॉपिक हो गया, ठीक है। मोमेंटम का टॉपिक रहता है, मोमेंटम मैंने करवाने। अभी अगर मैं लपेटना चाहूंगा मोमेंटम को तो बहुत ज्यादा वो जो है ना वो पैनिक हो जाएगा। या तुम लोग खुद से क्लास कर लो, शाजिन और उमर जो है और अयान, इन तीनों को बहुत अच्छा मोमेंटम आया हुआ है, ठीक है। तो नोट्स है ना मोमेंटम के, बस वो नोट्स गो थ्रू करने, वो नोट्स गो थ्रू करने। इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, दैट्स इट। नोट्स बिल्कुल पास पेपर्स को सामने रख के बनाए। तो इंशाल्लाह ताला मेरी एब्सेंस में भी अगर आप लोग आपस में नोट्स गो थ्रू करते हो तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द पास पेपर्स एट ईज, ठीक है। एवरीथिंग इज ओवर देयर, एंड इवन द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इज अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, यू गाइस कैन ऑल डिस्कस इट एंड डू इट, ठीक है। आज कोशिश करो, अगर इफ यू गाइस आर सिटिंग टुगेदर। अच्छा, वो वाला क्वेश्चन याद है ना जो मैं करवाता हूँ बार बार यार, वो फोर्स वाली डायग्राम जो बनती है कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है, बहुत सारी बार कर लिया अब तो। वो एक करवा देता हूँ, एक। सर मुझे ऐसे ओरली याद नहीं आ रही वो फोर्स वाली डायग्राम। अब मैं ये भी नहीं कह सकता ना, तुम सब पिटोगे, मैं पीटने कहाँ कहाँ जाऊँ दुनिया के किस किस कोने। सर आप हमारे वालिदैन को एक मैसेज डाल दें, पिटाई आपको मिल जाएगी। पिटाई वाजिब है, वो तो फिर आगे पीछे की सब बराबर कर देंगे, बस मौका चाहिए ना। उमर आपने आपने खामोश रह के मुझे फंसाया, मैंने मशवरा देके आपको फंसाया। उमर तो मुझे पता है मदरसे का बच्चा है, फिर वो उसके साथ ट्रीटमेंट वैसी होने वाली है अगर शिकायत चलेगा। उस्ताद की शिकायत आए इसकी कारी कैसे? सबको मैसेज कर दें, इसकी कारी सबको उस्ताद, मैसेज कर दें, सबसे बेस्ट। अच्छा, उस्ताद की शिकायत आई कैसे, यहाँ तक बात कैसे पहुंची? अयान बेटा तुम लाइट ना लो अपनी अम्मी को, सर मैं कब ले रहा हूँ? वो अभी पता मैं चला इशारा कर रही है मुझे थप्पड़ मारो। ओके, कितनी बार ये क्वेश्चन करवाया, बार बार मेरी एनर्जी डिप्लीट कराते हो तुम लोग यार। अभी दिखाऊंगा अब। हमें हमें क्वेश्चन याद नहीं आ रहा कौन था, वर्बली नहीं याद आ रहा कौन सा क्वेश्चन था। अब मैं लेट मी शो यू गाइस, यार जिसमें वो फोर्स की डायग्राम होती है, जिसमें ट्रायंगल बनाते हैं और रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। सर रिजल्टेंट फोर्स की डायग्राम, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे याद है, वो मुझे याद है। अल्लाह करे मिल जाए। ये देखो 24 वाले पेपर भी बड़े जबरदस्त आए हुए हैं, ये भी करने हैं, ठीक है। 24 के पेपर्स भी बहुत अच्छे आए हुए हैं यार। जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे ना, देखो अपने लिए सही है, जो जितना ज्यादा पेपर्स में घुसे। भाई मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिए अल्हम्दुलिल्लाह, टॉपिक्स कर लिए मेरे बच्चों ने। अब ये देखो भाई, इस तरह का ये सवाल, ये वाला, ठीक है। और वो कहते हैं बाय स्केल डायग्राम या फिर कैलकुलेशन इजी पीजी होती है, स्केल डायग्राम छोड़ दो। अब वो कह रहे हैं कि टेंशन जो है, अब आपने ट्राइंगल बनाना है, ये ट्राइंगल बन गया हमारा इस तरह से, ठीक है। और हमेशा सवाल में हाइपोटेन्यूज निकालना होता है। टेंशन ये रही, 1.2 न्यूटन की टेंशन आ गई, ठीक है। और क्या है बेटा, उन्होंने दे दिया है पुल हॉरिजॉन्टली, ठीक है, टू द राइट, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आर यू गेटिंग? यस सर। Okay, Yes. but and they have also given us that the vertical force on the thread due to the load is 0.75. सही है, a load is suspended from a thread. The vertical force on the thread due to the load is 0.75 Newton. तो वर्टिकल फोर्स जो होगी वो ये वाली होगी। अब वो आपसे कहना है मास निकालो, ये वेट हो गया ना, ये वर्टिकल फोर्स जो ये थोड़ा सा ये वेट हो गया। तो W इक्वल्स टू mg, m इक्वल्स टू W ओवर g, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, अब इसमें इसके डायग्राम थोड़ी डिफरेंट बनेगी क्योंकि वेट गिवन है आपको और वेट के लिए हमें एरो डाउनवर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरह बन रहा है, ये रहा, सही है। ये वेट हो गया बेटा 0.75। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास ये वाली जो फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल राइट की तरफ है, दैट इज 1.2 हो गई, ठीक है। यू आर गोइंग टू फाइंड दिस, ठीक है यार। इसमें मैंने वो ना करवाया, मैंने शिप वाला क्वेश्चन करवाया है, कितने सारे क्वेश्चंस करवाए। अब इसमें अब देखो उन्होंने कहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। अब ये रिजल्टेंट होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम।
h square equals to p square plus b square, ठीक है, and h square is going to be 0.75 square plus 1.2 square, and then take under root on both sides, that's going to give you this thing, ठीक है। अब उन्होंने कहा आपसे कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट एज कंपेयर टू द वर्टिकल डायरेक्शन। अब देखिए ये रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट दो तरह से जोड़ रहा है, रिजल्टेंट एक हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है और रिजल्टेंट एक वर्टिकल से एंगल बना रहा है, ठीक है। हर केस में, ठीक है, टेंजेंट लगाना है। अगर मुझे वर्टिकल, ये देखो ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल है, अगर मुझे विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल कह दिया है तो ये वाला एंगल चाहिए, जिसपे एंगल बनता है वो कहलाता है एडजेसेंट और उसके बराबर वाला ऑपोजिट। टेंजेंट होता है टोआ, opposite over adjacent, यानी 1.2 divided by 0.75 in the case if I am supposed to find the blue one. I अरे भाई ट्रिग्नोमेट्री लग रही है यार, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ ये तो। सर सोकाटोआ आपने हमें करवाया है? जी भाई करवाया, ये पूरा करवाया और बहुत सारी बार करवाया। सर पता नहीं क्यों मुझे तो याद पड़ता है सोकाटोआ इधर उमर वगैरह के साथ हमने नहीं किया है। उमर वगैरह के साथ हमने नहीं किया सोकाटोआ। अरे सोकाटोआ एक वो है, वे है एंगल्स फाइंड करने का। अच्छा मुझे अब लग रहा है कि मैंने तुम लोगों से ड्राइंग करवाई थी और प्रोटेक्टर और रूलर रख के निकलवाया था, ये करा था? जी सर ऐसा ही है, ऐसा ही है। तुम नहीं थे क्लास में, मैंने बहुत सारी बार सर करवाई वाला। ऐसा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जब हमने लास्ट टाइम किया हो ना तब शायद एक मैं हूँ अवेलेबल और बस मेरे साथ कोई दूसरा बच्चा हूँ, उमर की हाजिरी में हमने नहीं किया। ये रिवर करंट वाला सवाल, ये देखो ये वाला रिवर करंट वाला सवाल। सर नहीं हमने नहीं किया है सर, ये हमने नहीं किया। अभी बता द बोट क्रॉसेस रिवर एट राइट एंगल 3.5 रिलेटिव टू द वाटर। वाटर की स्पीड 3.5 है, आपने 3.5 की एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, और रिवर करंट की स्पीड है 2.5 की लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। आपने रिजल्टेंट निकालने, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये निकाल लेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही? जी सर हो गया, पाइथागोरस से आ गया। उसके बाद जो पार्ट है उसमें कह रहे हैं कि बाय ड्राइंग स्केल डायग्राम और बाय कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ द बोट रिलेटिव टू द रिवर बैंक। अब आप यहाँ पे जरा लिख दो कि यार रिवर क्या था, और ठीक है, तो ये रिवर करंट एक्स राइटिंग टू डायरेक्शन, द रिवर करंट हैज अ स्पीड, ये रिवर है 2.5 वाला और ये बोट है। उन्होंने हमें कहा एंगल निकालो, डायरेक्शन मतलब एंगल होता है, एंगल निकालो विद रिस्पेक्ट टू द रिवर बैंक, यानी कि ये वाला एंगल। ये बात समझ आ रही? रिजल्टेंट दो एंगल बना रहे हैं ना, रिजल्टेंट बोर्ड के साथ ये वाला एंगल बना रहे और रिजल्टेंट रिवर के साथ ये वाला एंगल बना रहे हैं। उन्होंने कहा रिवर के साथ वाला एंगल बनाओ, ठीक है। यस। ट्रिग्नोमेट्री आती है नहीं आती? पढ़ी है कभी साइन कॉस टेंजेंट? नहीं पढ़ी हुई? अच्छा देखो सर मैंने पढ़ी है मगर मैं तुम्हें ओवरव्यू दे देता हूँ लड़के, ये जहां पे एंगल बनते हैं ना वो एडजेसेंट होता है, ठीक है, जिस पे एंगल बनता है, और उसके सामने वाला ऑपोजिट होता है और ये वाली लाइन हाइपोटेन्यूज कहलाती है, ठीक है। अब साइन, एक साइन होता है, कैलकुलेटर में मिल जाएगा, साइन होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसको सौ कहते हैं। इसी तरह से जो कॉस होता है उसको का कहते हैं, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, और टोआ जो है वो होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ठीक है। अब मेरे बच्चों हमें जो है वो एंगल निकालना है ये वाला, ठीक है। अब एंगल जब निकालना है हमने, अब समझ आ रहे थे, ठीक है। अब टेंजेंट थीटा, हाँ बस अब आपने याद रखना है कि अगर मुझे रिवर के हिसाब से निकालना है तो एंगल रिवर पे बनेगा और रिवर एडजेसेंट हो जाएगा और ये ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर बोट के रिस्पेक्ट से निकालना होता तो बोट जो है वो एडजेसेंट होता और रिवर जो है वो अपोजिट होता। तो अभी मेरे पास 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, ये एडजेसेंट है 2.5 डिवाइड बाय 3.5, ठीक है। अब आप थीटा निकालोगे, टेंजेंट जब वहां जाते टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, शिफ्ट दबा के टेंजेंट। हेलो सर। जी सर मुझे 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, काम करके आना है।
बस क्लास खत्म हो रही है, A11 की क्लास स्टार्ट करनी है मैंने, देर हो गई उनकी हिट के। ठीक है ठीक है, ओके ओके बस ओके बस तो ये बस देख लो। अच्छा, आप इसको करते कैसे हैं? आपने सबसे पहले जो है ये वैल्यू जरा देख लो, 2.5 3.5 याद रखना। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हम जाते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, शिफ्ट दबाएंगे। ठीक है, जी सर, शिफ्ट दबा के फिर 10 दबाना है। टेंजेंट इनवर्स, फिर एसजी मोड पे चले गए, 2.5 डिवाइडेड बाय 3.5। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ कर दो, ये एंगल आ गया। ठीक है, तो सर राउंड ऑफ करना होता है एंगल को, जैसे राउंड ऑफ, हाँ 2SF के अंदर, 2SF के अंदर राउंड ऑफ करना होता है। तो अच्छा ये ठीक है, तो मेरा ये उस मोड पे गया हुआ 35.5 आया आंसर। ठीक है, तो उसको 36 कर देंगे, 36 डिग्री। ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग मोड खुला हुआ था। ठीक है, तो ये इस तरह से हो। ठीक है, अब देखो कितना फर्क पड़ जाएगा अगर टेंजेंट इनवर्स 3.5 ओवर 2.5 करोगे, तो उससे पूरा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो आपसे कहेंगे कि आपने एंगल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू हाँ, और उसके टेंजेंट इनवर्स, जब एंगल निकालना होता है तो टेंजेंट को वहां भेजते हैं, वो टेंजेंट इनवर्स बन जाता है। डिवाइड होता है ना, डिवाइड होता है ना वो, तो यहाँ पे वो ऊपर आके टेंजेंट -1 हो गया। ठीक है, तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई एम नॉट श्योर, लाइक मैंने पढ़ाया था किसको, मैंने कितनी बार कराया ये टॉपिक। तुम सारे ग्रुप में थे, तुमने पॉइंट आउट किया था, फिर मैंने दोबारा दिखाया था जब तुमने वो येलो वाला हाईलाइटेड किए हुए थे। तो आई एम क्वाइट श्योर तुम लोगों ने, मुझे लग रहा है वो रूलर से रख के बनाया था कि ये इतना बना लो, ये इतना बना लो, स्केल चूज कर लो, ऐसा कुछ याद आ रहा है कि अगर ये 3.5 है तो उसके स्केल चूज, तो मैंने स्केल आप खत्म कर दिया, मैं कैलकुलेशन से करवा। ठीक है, हाँ ये हेलो क्वेश्चन सर। इंक्लूड जी। सर इमेजिन कल फिजिक्स का एग्जाम है, उमर आके बोलता है सर ये आंसर क्वेश्चन तो आपने पढ़ा है। उमर, फिर मैं आ जाऊंगा सऊदी अरबिया, मुझे भागना चाहिए। सर मैं हेल्प करूंगा, सर मैं लिटरली हेल्प करूंगा। आ चलो ठीक है, ठीक है सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू के 3 चैप्टर्स तकरीबन मैंने करवा दिए आप लोगों को, फोर्सेस इंक्लूड करके। मोमेंटम कल करवा दूंगा इंशाल्लाह ताला, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इंशाल्लाह। खुद कर लो, तो ये निपट गया तुम्हारा। ठीक है, बस नेक्स्ट वीक सही है आराम से पेपर के आप सही काबिल हो जाओ। अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम फीडबैक दो यार, समझ में मजा आया? सर अब्दुल रहीम क्लास में है? आई एम नॉट श्योर, मुझे क्यों नहीं श्योर, नहीं है क्लास में, क्यों नहीं लेफ्ट। श्योर? नहीं है। हेलो हेलो। चलो ठीक है, नहीं है, नहीं। ओके ओके सर ओके। चलो ठीक है, तुम लोग पे कंबाइन कर लेना। ओके जी, ठीक है चलिए, सर, हम लोग अल्लाह एक हाफिज। क्लास कल कर लेंगे क्योंकि आज हमारा मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, ये दोनों तो आज भी रेडी है। मेरी ना बायो की सही, क्लास बीच में आ रही है। सही है, सही है, नो प्रॉब्लम। ओके ठीक सर। है, चलो, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।